अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? हम ठीक ठाक है। मैं डॉक्टर शफीक चीमा हूँ। आज हम बात करेंगे जो नेफ्रोलॉजी के डायलिसिस के मरीजों की एक लाइफ लाइन होती है, एवी फिस्टुला या एवी ग्राफ्ट, उस पर पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा मसला होता है। उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज आए हुए डॉक्टर राशिद शराफ। ही इज़ अ प्रैक्टिसिंग नेफ्रोलॉजिस्ट इन सैन एंटोनियो टेक्सास। तो ये जो जितने भी इससे रिलेटेड प्रोसीजर होते हैं, जब एक्सेस क्लॉट होती है, उसके इश्यूज सॉल्व करने होते हैं, उसको खोलना होता है ताकि दोबारा डायलिसिस हो सके, उनसे डील करते हैं। फिर जो कैथीटर डालनी है, पेरिटोनियल डायलिसिस कैथीटर डालनी है, उनसे रिलेटेड अमेरिका में दो तरह के लोग होते हैं। एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, एक नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट जैसे डॉक्टर राशिद हमारे साथ हैं, इन्होंने पहले नेफ्रोलॉजी की ट्रेनिंग की है, उसके बाद फिर ये प्रोसीजर्स करते हैं ताकि ये लाइफ लाइन को सेव किया जा सके। तो सबसे पहले तो मैंने कहूँगा अपने बारे में थोड़ा सा बता दें और फिर आप क्या करते हैं, और जो इंटरवेंशनल नेफ्रोलॉजी है, ये जो फील्ड है, ये क्या है, ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले, और जो यंग डॉक्टर्स हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, किडनी स्पेशलिस्ट बने, उनकी भी थोड़ी सी अवेयरनेस ज़्यादा क्रिएट हो। तो क्या हाल है डॉक्टर राशिद? अल्हम्दुलिल्लाह। अपने बारे में थोड़ा सा बता दें। तो मेरा नाम राशिद शरफ है। मैं अमेरिका में पिछले तकरीबन ऑलमोस्ट 25-30 साल से हूँ, जिसमें से 20-22 साल से मैं नेफ्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और तकरीबन 20 साल से मैं इंटरवेंशनल नेफ्रोलॉजी, जो कि यही डायलिसिस वैस्कुलर एक्सेस जो होता है, जो डायलिसिस के मरीज़ों की लाइफ लाइन होती है, उसका टेक केयर करना है। तो इसमें जो बेसिकली जो वैस्कुलर एक्सेस जिसे आप कहते हैं, ये वही जो हमारे आम मरीजों की ज़बान में फिस्टुला या ग्राफ्ट है, जिसमें सुइयां लगती हैं और डायलिसिस होता है, उसकी बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल उसी की बात कर रहा हूँ कि ये चीज़ जो डायलिसिस का मरीज़ होता है, डायलिसिस के लिए उसके खून तक पहुँचना ज़रूरी है, और खून तक आप पहुंचने के लिए आप ये फिस्टुला या ग्राफ्ट उसके हाथ में डलता है या कैथेटर डलता है, जो कि उसकी गर्दन या चेस्ट में पड़ता है। अच्छा, कैथेटर बेहतर है कि फिस्टुला बेहतर है? इन नो सर्कमस्टेंसेस कैथेटर बेहतर है। अच्छा, फिस्टुला बेहतर है। फिस्टुला बेहतर है। तो हमारे मरीज जो है ना, एंड तक वो कहते हैं जी हमने डायलिसिस ही नहीं कराना, फिस्टुला ही नहीं डलवाना। उनको एक तो हम कैसे कन्विंस करें, दूसरा बताएं फिस्टुला कितनी देर डायलिसिस शुरू होने से पहले डलना चाहिए? तो पहली बात का जो जवाब है कि कैथेटर, नंबर 1, कैथेटर बहुत बुरी चीज़ है। ठीक है। क्यों? आपको कैथेटर तो वैसे पड़ा होता है, मगर अंदर चूँकि ये एक फॉरेन बॉडी है, ये एक चीज़ है जो कि आपके ऑलमोस्ट आपके दिल तक पहुंचा हुआ है, ये अंदर रिएक्शन कॉज करता है, जिसकी वजह से आपकी जो ब्लड वेसल्स या आपकी जो नसें होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। उसके अलावा इन्फेक्शन हो सकता है इस चीज़ से। तो ये दो चीज़ें हैं जो कि हमारे मरीज़ों में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो फिस्टुला बेहतर है आपके? फिस्टुला या इवन ग्राफ्ट बेहतर है। तो फिस्टुला कितनी देर पहले बनना चाहिए डायलिसिस शुरू होने? कम से कम 3 महीने पहले। डायलिसिस शुरू करने से कम 3 महीने पहले आपका फिस्टुला क्रिएट करना चाहिए, ताकि उतना टाइम लगता है उसको मैच्योर या तैयार होने के लिए इस्तेमाल के लिए। और ये आपको नहीं पता चलेगा कि आपका 3 महीने बाद डायलिसिस शुरू होना या 6 महीने बाद, ये नेफ्रोलॉजिस्ट बताएगा। तो जब कोई भी नेफ्रोलॉजिस्ट, जैसे मैं हूँ, डॉक्टर राशिद हैं, कोई भी नेफ्रोलॉजिस्ट आपको कहता है कि आप फिस्टुला बनवा लें, सो दैट इज़ द टाइम आपने फिस्टुला ज़रूर बनवाना है। तो फिस्टुला और ग्राफ्ट, इनमें से कौन सा बेहतर है? एक बात मैं वहाँ पे ऐड कर दूँ, कई दफ़ा ये होता है कि नेफ्रोलॉजिस्ट एक अंदाजे से आपको कहेगा कि यहाँ पे जो है ना, अब आप अपना फिस्टुला या ग्राफ्ट डलवा लें। उसमें कई दफ़ा ये होता है कि हमारे मरीज़ जो हम ट्रीट करते हैं कि उनका फिस्टुला हम डलवाते हैं और वो 3 महीने नहीं, 6 महीने नहीं, साल भी बाज़ दफ़ा इंतज़ार करते हैं, उनकी डायलिसिस शुरू नहीं होती है। तो उसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। आपके पास वो फिस्टुला है, वो फिस्टुला जब भी ज़रूरत पड़ती है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। जहाँ पर दूसरे सवाल का आपका जवाब है कि डायलिसिस के फिस्टुला और ग्राफ्ट में क्या फ़र्क है। फिस्टुला आपकी अपनी जो ब्लड वेसल्स हैं, वेन्स और आर्टरीज, उनको कनेक्ट करके फिस्टुला क्रिएट किया जाता है। ग्राफ्ट वो होता है जब आपकी अपनी नसें इतनी अच्छी नहीं हो, तो एक आर्टिफिशियल या समझें कि एक प्लास्टिक ट्यूब आपकी स्किन के नीचे डाल दिया जाता है, जिसके ज़रिए आपकी डायलिसिस हो सकती है। तो इनमें चूंकि ये प्लास्टिक ट्यूब है, इसकी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। बेहतर ये है कि फिस्टुला क्रिएट किया जाए, और उसके लिए बेहतर ये है कि अगर आपको अंदाज़ा है, आप नेफ्रोलॉजिस्ट को देख रहे हैं या दिखाने जाते हैं, तो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि आप एक अपना आर्म, यूजुअली जो नॉन डोमिनेंट आर्म है आपका, जो अगर आप सीधा हाथ इस्तेमाल करते हैं, तो
तो उल्टे हाथ को आप अपने प्रोटेक्ट करें, इस पे ब्लड प्रेशर ना लें, उसमें आईवी टीके ना लगवाएं, उसमें खून ना वहाँ से निकलवाएं, उन नसों को बचा के रखें कि जब आइंदा उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो सर्जन इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, यहाँ हमने बड़ा देखा है पाकिस्तान में, हम फिस्टुला बनाने के लिए भेजते हैं, हम कहते हैं यहाँ फोरआर्म में बनाएं, तो यहाँ पे बना देते हैं। तो आपका क्या ख्याल है, ये फोरआर्म वाला फिस्टुला बेहतर है कि बाजू वाला बेहतर है? सबसे अच्छा फिस्टुला तो फोर आर्म का होता है। उसकी वजह यह है कि यहाँ की जो ब्लड वेसल्स हैं, अगर इनको प्रिजर्व करके या बचा के रखा गया है, या अगर आपकी अच्छी ब्लड वेसल्स हैं, तो ये सबसे ज़्यादा लॉन्गर लास्टिंग होता है। इससे आपके जो ब्लड वेसल्स हैं उनका फ्लो बेहतर होता है, आपको कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस के कम होते हैं। जो फोर आर्म का फिस्टुला होता है, अपर आर्म में थोड़े से कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बट एट द सेम टाइम वो फिस्टुलाज बड़ी ब्लड वेसल्स होती हैं, उनको कैन्युलेट करना या उनको इस्तेमाल करना आसान होता है। उनको बनाना और इस्तेमाल करना आसान है, लेकिन अगर यहाँ पे बन जाएगा फिस्टुला तो ये बाजू सारा ज़ाया नहीं हो जाएगा? ये ज़ाया हो जाता है। तो इसका मतलब है अगर यहाँ नहीं बनाया आपने, यहाँ बनाया, यहाँ वाला काम नहीं करता, तो फिर इस बाजू पे आना पड़ेगा, दूसरे बाजू पे जाना पड़ेगा। तो ये वाला बाजू ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने पूरी ज़िंदगी डायलिसिस कराना है, या ट्रांसप्लांट अगर नहीं होता तो पहले यहाँ बनेगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बड़ा कॉमन है कि सीधा यहाँ पे बना देते हैं, उससे हमें बाद में बड़े इश्यूज आते हैं। तो बेहतर ये है कि अगर आपके ब्लड वेसल्स या आपकी नसें इस तरह की हैं कि फोर आर्म में बन सकता है, तो पहले वहीं पे बनवाना चाहिए। अच्छा, दूसरा यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा अनयूजुअल होगा, क्योंकि आप अमेरिका से हैं, वहाँ पे डिफरेंट तरह से चीज़ें काम करती हैं। मैं भी टेक्सास में इतने साल रहा हूँ, ये अंडरस्टैंड, लेकिन लोगों को बताएं, जब डायलिसिस करवा रहे हैं, फिस्टुला बना है, वो सही चल रहा है, और वो कभी कभी सडनली काम करना बंद कर देता है, जिसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कि थ्रोम्बोसिस हो गया या क्लॉट कर गया, या आप आम जुबान में कहेंगे काम करना ख़त्म कर गया, तो यहाँ पे सर्जन एक सीधा और ऊपर फिस्टुला बना देता है। क्या कोई ऐसी चीज़ उससे पहले भी की जा सकती है कि इसी को खोला जा सके, इसी को फंक्शनल किया जा सके, हमें ऊपर एक नई ऑपरेशन ना करवाना पड़े? तो इसका ये है कि जो आपकी जो नसें, जो वेन्स जो होती हैं, वो दे आर नॉट डिज़ाइंड कि उसमें से इतना ज़्यादा ब्लड गुजरे और उनको इतना ज़्यादा सुइयों से नीडल्स उनमें चुभाई जाएं। तो होता क्या है, विद टाइम इसमें ये सुकड़ने लगती हैं। तो एवरी फ्यू मंथ्स, कभी 6 महीने, कभी साल में बाद लोगों को ज़रूरत पड़ती है कि वो नसों को जो है ना खोलने की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम कहते हैं एंजियोप्लास्टी, कि उसमें एक बलून डाल के उसको खोल देते हैं वो नस को, ताकि खून सही तरह उसमें से बह सके। अगर उसको वो ना किया जाए तो वो इतनी सिकुड़ जाती है कि उसमें ब्लड क्लॉट बन जाता है और वो बिल्कुल बंद हो जाती है। मगर उसको भी खोल सकते हैं, उसमें से भी ब्लड क्लॉट को निकाल सकते हैं और उसको दोबारा से वो फिस्टुला को चला सकते हैं, नए फिस्टुला बनाने की, ऑपरेशन किए बगैर। इन मोस्ट केसेस नए ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ये वो फील्ड है जो इंटरवेंशनल नेफ्रोलॉजी ये कर रहे हैं, जो अमेरिका में प्रैक्टिस कर रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत ज़रूरत है कि इसको प्रमोट किया जाए, ज़्यादा इंटरवेंशनल नेफ्रोलॉजिस्ट जो है ना वो ट्रेनिंग लें, ताकि ये जो लोगों को फिर एक सर्जरी के मुश्किल और तकलीफ अमल से गुजरना पड़ता है वो ना गुजरना पड़े। इसके अलावा मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक डर और खौफ पाया जाता है पेरिटोनियल डायलिसिस। मैं तो इसे प्रमोट करता हूँ, मैंने वीडियोज़ भी बनाई हैं, हमारे काफ़ी पेशेंट भी हैं। आज हमने वर्कशॉप भी किया है कि पेरिटोनियल डायलिसिस कैथेटर कैसे डालनी है। तो आपका अमेरिका में क्या एक्सपीरियंस है जो पेट के थ्रू डायलिसिस करते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस जो आप घर में खुद ही करते हैं, वो अमेरिका में भी लोग करते हैं? और अगर करते हैं तो वो इज इट कंसिडर्ड इक्वली गुड एज कम्पेयर टू हीमोडायलिसिस? पेरिटोनियल डायलिसिस इज़ एक्चुअली इक्वली गुड नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँगा थोड़ी सी बेहतर है, हीमोडायलिसिस के मुकाबले में बेहतर है। मगर है क्या कि अनफॉर्चुनेटली लोगों ने इतना उसका चूँकि खुद ही करना पड़ता है तो लोगों में एक थोड़ा सा डर और खौफ रहता है। मगर होता क्या है कि बिफोर यू स्टार्ट दैट काइंड ऑफ डायलिसिस आपको प्रॉपरली ट्रेन किया जाता है, आपको हर चीज़ सिखाई जाती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और अगर आप वो इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली फॉलो करें तो देयर रियली इज़ वेरी लिटिल चांस कि कोई उसमें प्रॉब्लम होगी। वो चांस इवन अगर आप हीमोडायलिसिस में भी हैं तो उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। या लोगों को ना इन्फेक्शन का बड़ा है कि जी इन्फेक्शन हो जाता है और फिर उसके बाद पता नहीं क्या हो जाता है। मैंने बताता हूँ कि इन्फेक्शन तो दूसरी कैथेटर से भी हो जाता है, तो इन्फेक्शन का रिस्क या चांस कितना होता है? इसमें इन्फेक्शन का रिस्क या चांस अबाउट 2 to 3% होता है।
यानी हर 100 में से 2 से मे बी 5 लोग इन्फेक्ट होंगे। मगर द थिंग टू अंडरस्टैंड इसके जब ये कैथेटर इन्फेक्ट होता है तो ये आपके डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाता है, आपके खून का इन्फेक्शन हो सकता है। ये अगर इन्फेक्ट होता है तो आपके सिर्फ लोकलाइज्ड पेट का इन्फेक्शन होता है जो कि ईजिली ट्रीट हो जाता है। कई लोग इस इन्फेक्शन से इट कैन बी फेटल एज वेल। हमने एक नेफ्रोलॉजिस्ट से भी सर्वे हुआ था कि आप कौन सा डायलिसिस अपने लिए पसंद करेंगे। अगर ट्रांसप्लांट ऑप्शन ना हो तो ज्यादा नहीं शायद पेरिटोनियल डायलिसिस का नेफ्रोलॉजिस्ट खुद ये करते हैं, वो अपने आप के लिए पेरिटोनियल डायलिसिस। और दूसरा ये कि सारी आपकी वेन्स भी बच जाती हैं, यानी कि ये आपके पास मौजूद है। अगर किसी वजह से ये फेल हो जाता है या पसंद नहीं करते, इसका और भी इसके अलावा कोई फायदा है, कोई रेजिडुअल रीनल फंक्शन या इस तरह का कोई और भी फायदा है कि आपके जो अंदर गुर्दे हैं वो ज्यादा देर काम करते हैं? तो आइडियली जो आपके अपने गुर्दे हैं वो, और let me put it this way कि डायलिसिस कभी भी आपके अपनी गुर्दों की प्रॉपर जगह नहीं ले सकता। जो आपके अपने गुर्दे जिस तरह का काम करते हैं वो डायलिसिस उस तरह का काम जो अल्लाह ने चीज बनाई है उसका नेमल बदल कोई भी नहीं है। हम कोशिश कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत वो काम करे मगर उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते। तो जो पेरिटोनियल डायलिसिस है वो आपके जो रेजिडुअल या आपकी गुर्दे थोड़े बहुत भी जो काम कर रहे हैं उनको वो थोड़ा बहुत बचा के रखता है, उनको अब आपके गुर्दों को काम करने का मौका मिलता है कि वो थोड़ा ज़्यादा काम करें। ज़्यादा आपके अपने गुर्दे जो नेटिव किडनी है वो ज़्यादा देर चलेंगे। अच्छा, मैंने इस टॉपिक पे एक और वीडियो बनानी है। आप चूँकि अभी कुछ दिन पहले अमेरिका से और आपने चले जाना है तो मैं एज एन एविडेंस आपका उस पर इनपुट ले लूँ। मुझे सिर्फ आपने ये बताना है कि अमेरिका में इस वक्त आर्टिफिशियल किडनी जो है वो आम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं अवेलेबल, बिल्कुल नहीं। स्टेम सेल थेरेपी जो पाकिस्तान में इन्होंने ड्रैप से प्रूव करवा ली है, क्रॉनिक किडनी डिजीज की क्योर प्रोवाइड कर सकती है? हरगिज नहीं। ये जो इंडिया में हॉट वाटर इमर्शन, वो गर्म पानी में डाल के इलेक्ट्रोड्स लगा के वो गुर्दे ठीक कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। एक ऑस्मोथेरेपी है, चाइना में यूज होती है, वो गुर्दे ठीक कर सकती है? देखिए, ये आप ज़रा इंटरनेट खोलें तो आपको इतनी कुछ हर्बल और हैवी मेटल से रिलेटेड और ये हॉट वाटर इमर्शन इतना कुछ मिलता है ना कि ये मैं कभी कभी ना पागल हो जाता हूँ कि ये लोग बेचारे किस तरफ जा रहे हैं। स्टेम सेल के लिए लोग 6-8 लाख रुपया दे रहे हैं और मेरा नहीं ख्याल उसका कोई रोल अभी एफडीए ने प्रूव किया है क्रॉनिक किडनी डिजीज। एफडीए प्रूव का क्या, यानी देयर आर एक्चुअली स्टडीज जो कि शो करती हैं कि देयर इज नो बेनिफिट एट ऑल। अभी तक जो स्टेम सेल की जितनी भी रिसर्च हुई है, मे बी इन द फ्यूचर कुछ होता है तो होता है, मगर अभी बिल्कुल भी उसका कोई देयर इज नो प्रूवन बेनिफिट। एक मैंने इसी तरह की वीडियो देखी थी कि अगर आप अपनी पाम को इस तरह रब करें तो आपके गुर्दे ठीक हो जाते हैं या सर को ऐसे सर को खुजाएं तो या ऐसे करें या ईंटों पे खड़े होके छलांग लगाए। देयर आर सो मेनी थिंग्स, कसम से आप अनइमेजिनेबल। अच्छा, दूसरा एक पेशेंट्स को गाइड कर दें कि जब अमेरिका में नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर कहता है कि फिस्टुला बनवा लें तो वहाँ पे पेशेंट ये कहते हैं कि हमने अभी नहीं बनवाना या नहीं कराना, वहाँ पे पेशेंट्स का क्या एटीट्यूड होता है? तो पेशेंट्स मेरे ख्याल में हर जगह एक ही जैसे। अच्छा, ठीक है। तो वहाँ पर भी पेशेंट्स रेजिस्ट करते हैं, मगर जब उनको प्रॉपर एविडेंस के साथ जब हम समझाते हैं तो आई वुड से मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स डू एग्री। और इसीलिए मैंने ये बात पॉइंट आउट की कि कई दफ़ा हमारी टाइमिंग गलत हो जाती है कि हम जो ना समझते हैं कि ओके 3 महीने के बाद डायलिसिस शुरू होगी, वो पता चलता है कि 1 साल के बाद शुरू हो रही है। तो ये बात इसीलिए मैंने पहले भी पॉइंट आउट बहुत अच्छा पॉइंट है। हाँ, कि अगर वो नहीं होता है तो घबराने की कोई बात नहीं है। इनफैक्ट इट्स अ गुड थिंग कि माशाल्लाह आपकी अपने गुर्दे जो है ना दे सर्वाइव लॉन्गर देन वी थॉट दैट दे वुड। एक आखिरी क्वेश्चन ये है कि जो डायबिटिक किडनी डिजीज़ है जो सबसे बड़ी वजह है, इसमें कोई नई ट्रीटमेंट ऑप्शन आई है? क्योंकि यहाँ पे लोग ना पता नहीं क्या क्या चीज़ें ट्राई करते हैं, कभी हकीम, होम्योपैथिक। अमेरिका में स्टैंडर्ड ऑफ केयर क्या है? उसमें डायबिटीज़ और बस ब्लड प्रेशर को अच्छा कंट्रोल करते हैं और क्या करते हैं? मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट इज़ के जो है ना आप डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, एक्सरसाइज, ये 4 चीज़ें जो है ना आपने ज़रूर करनी है कि अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, अगर आप ओवरवेट हैं तो वेट कम करें, और जितनी एक्सरसाइज कर सकते हैं उतना आप अपने आप को फिट बनाएं और एक्सरसाइज करें। और एक ब्लड प्रेशर की दवाई जो एसी इनहिबिटर ARB है उसका भी थोड़ा सा रोल है उसकी प्रोग्रेशन को कम करने। बिल्कुल। तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी के लिए एस इनहिबिटर्स और ARBs ये 2 क्लास हैं मेडिकेशंस की जो कि यूजफुल हैं कुछ हद तक बेटा ब्लॉकर्स का। मगर अब जो नई दवा आई है, शुगर की जो दवाई है, शुगर की नई दवा आई है SGLT2 इनहिबिटर्स,
ये डेपाग्लिफ्लोजिन वगैरह, हाँ, ये भी इफेक्टिव हैं? ये काफ़ी दे आर वेरी प्रॉमिसिंग एंड दे आर अपेरेंटली प्रीटी इफेक्टिव। जो स्टडीज़ जो रिसर्च हुई है उसमें तो बहुत इनका बेनिफिट नज़र आता है। तो देखें इंशाल्लाह आगे होपफुली इससे प्रिवेंट करेंगे पेशेंट डायलिसिस पे जाने से। थैंक यू वेरी मच, आपने इतना टाइम दिया, इतने क्वेश्चन के आंसर किए। हमने इंटरवेंशनल नेफ्रोलॉजी पे बात की, हमने जो अल्टरनेटिव थेरेपीज़ हैं उन पे बात की, डायबिटिक किडनी डिजीज़ पे बात की। इंशाल्लाह ताला अगर डॉक्टर राशिद शरफ इसी तरह आते रहे तो फिर हम इंटरवेंशनल नेफ्रोलॉजी का यहाँ पे पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करेंगे ताकि आप लोग जो डायलिसिस के मरीज़ हैं उनका भला हो सके। एंड आई वुड लव कि ये अगर आके हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स को ट्रेन कर सके, क्योंकि ये भी ओरिजिनली पाकिस्तान से ही हैं। तो इंशाल्लाह ताला इनसे रिक्वेस्ट करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर आंसरिंग ऑल दोज क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू।